हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी पोर्टल। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हम अपने वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम करेक्ट आंसर के साथ आपको उसका थोड़ा सा डिटेल भी देंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार ऐतिहासिक 48 टीम प्रारूप वाले किस वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचों की शुरुआत अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुई? तो कौन सा 48 टीम प्रारूप वाला वैश्विक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुई है? तो आंसर करेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। फीफा पुरुष विश्व कप 2026। तो इसका 23वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में, है ना। जिसमें क्या है कि टीमों की संख्या पहले 32 थी, जिसकी संख्या बढ़कर अब 48 हो गई है। इसमें कुल 104 मैच खेले जा रहे हैं और इसका आयोजन उत्तरी अमेरिका के 16 शहरों में किया जा रहा है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना और प्रसारण यानी कि INB मंत्रालय ने किस मूल कानून के तहत एक एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करने के लिए मसौदा नियम 2026 जारी किए हैं? तो यहाँ पे कौन सा नियम है जिसके तहत ये ढांचा तैयार किया गया है? कौन सा कानून है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जल्दी से डिस्कस करेंगे, कौन सा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर संचार अधिनियम 2023 यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। इसके अनुसार क्या होगा? 2026 का मसौदा सैटेलाइट टीवी, DTH, IPTV और FM रेडियो के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्राधिकरण प्रक्रिया स्थापित करता है, जिसने पुराने मैनुअल ढांचे का स्थान ले लिया है। तो अब ये सब क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन कहता है, जसपाल राणा, जिनका हाल ही में 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल के दिग्गज भारतीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच थे? तो यहाँ पे जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे, हमें ये आंसर करना है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। तो जसपाल राणा भारत के सबसे प्रतिष्ठित पिस्टल निशानेबाजों में से एक थे, जिन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जसपाल राणा ने भारत के लिए एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे और एक कोच के रूप में उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को प्रशिक्षित किया था और उन्हें 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त किया था और ओलंपिक विजेता मनु भाकर को इन्होंने ट्रेन भी किया था। ठीक है, चलते हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में भारत ने व्यावसायिक जहाजों, जिसमें भारतीय नाविक सवार थे, पर हुए सैन्य हमलों के विरोध में किस देश के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है? तो यहाँ पे किस देश के शीर्ष राजनयिक को तलब किया गया है? इसने भारत ने व्यावसायिक जहाजों पर हुए सैन्य हमलों के विरोध में किस देश के शीर्ष राजनयिक को तलब किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना बलों द्वारा किए गए सैन्य हमलों के कारण भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों को अनजाने में हुई क्षति के विरोध में भारत ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने आधिकारिक तौर पर भारत के बेंगलुरु में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर यानी कि ब्रांच कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कहाँ की यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपनी ब्रांच खोल रही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने वाले भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिशा निर्देशों के बाद ऑस्ट्रेलिया के UNSW ने बेंगलुरु में अपने परिसर की घोषणा की, जो मुख्य रूप से AI और डेटा साइंस में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
हमारा छठवां क्वेश्चन है आज का, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय पहल के तहत एक स्वदेशी और लागत प्रभावी वीडियो जनरेशन एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन सी राष्ट्रीय पहल है जिसके लिए ये लॉन्च किया गया है हमारा वीडियो जनरेशन एआई मॉडल? तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो कौन सी नेशनल इनिशिएटिव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित यह संप्रभु एआई वीडियो मॉडल कम कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके टेक्स्ट टू वीडियो निर्माण के लिए अनुकूलित है, जिससे घरेलू सामग्री निर्माताओं और शिक्षकों को मदद मिलेगी। तो ये हमारा टेक्स्ट से क्या करेगा, वीडियो को जनरेट करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने हाल ही में किस विशिष्ट द्वीप पर एक मेगा परियोजना के बुनियादी ढांचा घटक के लिए R&R जनगणना शुरू की है? तो यहाँ पे किस विशिष्ट द्वीप के लिए यह किया गया है? तो जल्दी से हम आंसर करेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप। पुनर्वास और बसावट जनगणना का उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से प्रभावित परिवारों की पहचान करना है। इस रणनीतिक परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और हवाई अड्डा शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट सफलतापूर्वक 2.0 पर स्थिर हो गई है। पीढ़ियों के बीच जनसंख्या को ठीक से बदलने के लिए आवश्यक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिस्थापन स्तर यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल TFR क्या है? तो यहाँ पे हमारा TFR कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो हमें आंसर करना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1। यानी कि हालांकि भारत का TFR 2.0 होना परिवार नियोजन की सफलता है, लेकिन लंबे समय में 2.1 के प्रतिस्थापन नीचे स्तर से नीचे का TFR वर्ष 2050 तक तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और कार्यबल की कमी जैसी चिंताएं पैदा करता है। भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और किस पड़ोसी देश की सीमा रक्षकों के बीच नई दिल्ली में 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ पे कौन सा देश है जिसके सीमा रक्षकों के बीच और हमारे देश के जो BSF के जवान हैं उनके बीच यहाँ पे महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो कि हमारा 57वां था। तो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पे BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच हुए इस सम्मेलन में सीमा पर अपराधों और तस्करी को रोकने के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। किस प्रमुख बुनियादी ढांचा संस्था ने 2050 तक भारत के पूर्वी तट के साथ समुद्री मल्टी मॉडल हब का विस्तार करने के लिए अपना मसौदा मास्टर प्लान लेआउट जारी किया? तो यहाँ पे किस संस्था ने 2050 तक भारत के पूर्वी तट के साथ समुद्री मल्टी मॉडल हब का विस्तार करने के लिए अपना मसौदा मास्टर प्लान लेआउट जारी किया है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नीति आयोग। तो यहाँ पे नीति आयोग का व्यापक 2050 मास्टर प्लान मसौदा बंगाल की खाड़ी के साथ समुद्री बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है, जो गहरे समुद्र के कंटेनर टर्मिनलों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ेगा। NFHS6 के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार आवाजाही और सुरक्षा बाधाओं का सामना करने वाली महिलाएं सरकार के ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर कुल उपयोगकर्ताओं का कितने % है? तो यहाँ पे जो हमारी NFHS6 के विश्लेषण जो अभी हुआ है उसके अनुसार आवाजाही और सुरक्षा बाधाओं का सामना करने वाली महिलाएं सरकार के ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर कुल उपयोगकर्ताओं का कितने % है, ये हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 57%। यानी कि सरकारी टेली परामर्श उपयोगकर्ताओं में
57% महिलाएं शामिल हैं। यह उन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की बड़ी भूमिका को दर्शाता है जो बाहर आने जाने में कठिनाई का सामना करती हैं। वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दिखाया गया है कि तेज होता वैश्विक जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना पृथ्वी पर कौन सी भौतिक घटना का कारण बन रही है। तो जो हमारी यहाँ पे जो निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो हमारी पोल्स की बर्फ जो आइस है जो मेल्ट हो रही है, तो उससे पृथ्वी पर कौन सी भौतिक घटना हो रही है, कौन सा कारण है, तो वो हमें बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी होना, स्लोइंग अर्थ रोटेशन। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, ध्रुवीय बर्फ पिघलने से पानी भू मध्य रेखा की ओर बहता है जिससे पृथ्वी का भूमध्य रेखीय उभार बढ़ जाता है। यह बदलता हुआ द्रव्यमान पृथ्वी के घूर्णन को थोड़ा धीमा कर देता है जो आगे चलकर उपग्रह समय प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय वेतन आयोग जैसा कि हाल ही में समीक्षा में किया गया 8वां सीपीसी भारत में ऐतिहासिक रूप से कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किए जाते हैं। तो जैसे अभी हमारा 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो ये कितने कितने वर्ष में हमारा किया जाता है, हमें ये आंसर करना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 10 वर्ष में। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संरचनात्मक परिवर्तनों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोगों का गठन किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि स्वास्थ्य सेवा पर भारत का शुद्ध आउट ऑफ पॉकेट खर्च यानी कि ओओपीई जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का कितना प्रतिशत है जो ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे कुल स्वास्थ्य व्यय का कितना परसेंट हमारा ओओपी है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39.4%, 39.4%। तो 39.4% पर स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक व्यक्तिगत यानी कि जेब खर्च भारतीय परिवारों के लिए वित्तीय संकट का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। यही कारण है कि लोग अब तेजी से आयुष्मान भारत जैसी सरकारी बीमा योजनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने उच्च इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी छूट की समय सीमा बढ़ा दी है। इस राजकोषीय छूट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाना था उस पे छूट जो दी गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको हमें आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेल विपणन कंपनियों ओएमसीज को प्रोत्साहित करना, इंसेंटिवाइजिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो इससे क्या होगा कि जो तेल विपणन कंपनियां हैं उनके लिए निर्माण और लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करना है ताकि पूरे भारत में E20 के प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, जिसमें 20% क्या होगा, इथेनॉल मिला होगा और 80% पेट्रोल होगा। भारत और नेपाल ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समन्वय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ये विवाद ऐतिहासिक रूप से 1816 की किस संधि से जुड़े हैं जिसने काली नदी को सीमा निर्धारित किया था। तो यहाँ पे 1816 में कौन सी संधि हुई थी जिसके तहत काली नदी को सीमा बांटी गई थी और ये भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए था। तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, सुगौली की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख क्षेत्रों से संबंधित सीमा विवाद ऐतिहासिक रूप से नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित 1816 की सुगौली की संधि की अलग अलग व्याख्याओं पर आधारित है। राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और CPSEs को अपनी वार्षिक खरीद का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से ST/SC उद्यमियों से लेना होता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट हमें ST/SC उद्यमियों से लेना पड़ता है, ST/SC इंटरप्रेन्योर से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है,
यानी कि सार्वजनिक खरीद नीति यह अनिवार्य करती है कि केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 4% हिस्सा एसटी/एससी उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एसटी/एससी वाले जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी आजीविका में सुधार आएगा। समुद्र विज्ञान शोधकर्ताओं ने रिप करेंट्स के संबंध में गोवा और मुंबई में आने वाले पर्यटकों के लिए एक सलाह जारी की है। तो यहाँ पे रिप करंट क्या है? तो रिप करंट क्या है हमारा, हमें ये आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तट से दूर तेजी से बहने वाला पानी का एक संकीर्ण शक्तिशाली चैनल। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिप करंट शक्तिशाली स्थानीय धाराएं होती हैं जो तट के पास से वापस खुले समुद्र की ओर बहती हैं। ये तैराकों को अचानक तेजी से गहरे पानी में खींच सकती हैं, जिससे ये समुद्र तटों पर एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन जाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा अब आधिकारिक तौर पर अफस्पा के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। तो कितने प्रतिशत हमारा हिस्सा है जो अपस्पा के प्रभाव से मुक्त हो चुका है, हमें आंसर करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80%, 80%। तो सुरक्षा नीति स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार और कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर होने के कारण पूर्वोत्तर का लगभग 80% हिस्सा अब सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम से मुक्त हो गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत किस भागीदार देश के साथ ग्रीन कार्बन क्रेडिट से जुड़ी एक ऐतिहासिक पर्यावरण विकास परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो हमारी ग्रीन कार्बन क्रेडिट योजना है वो किस देश से जुड़ी हुई है जिस पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत हस्ताक्षर किए थे? तो ये हमारा कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 ढांचे के तहत दक्षिण कोरिया के साथ भागीदारी की है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु अनुकूल सामुदायिक संरचनाओं का निर्माण करना और व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सबसे पहले 5 AM पे पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।